नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में पूछे जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अधिकृत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, सी अनाधिकारिक या डी प्राधिकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? अधिकृत का विलोम शब्द क्या है? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। अधिकृत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी अनधिकृत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अनधिकृत राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपरिणित निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसका परिणाम ना निकला हो, या ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, या ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, या ऑप्शन डी जो देखने में प्रतिकार ना हो। तो देखिए, परिणित और अपरिणित याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द होता है अपरिणित, और जिसका विवाह हो चुका हो के लिए होता है परिणित, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं और ये टेट की परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी याद कर लीजिए, महाधन उत्सव, याद रखिएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, और इसका याद रखिएगा क्यों होता है कि अ धन उ मिलकर बनता है ओ। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, अ धन उ मिलकर बनता है ओ, इस वजह से यहाँ पर महोत्सव का संधि हो जाएगा महाधन उत्सव। अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जरायुज, बी जारज, सी दत्तक, या ऑप्शन डी औरस। तो देखिए, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी औरस पुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि गोद लिया गया पुत्र के लिए क्या एक शब्द होगा, तो याद रखिए उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहा जाता है और गोद लिए गए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए निद्रा, बी कान, सी बंदर, या ऑप्शन डी मोर। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्न टेट की परीक्षा में व्याकरण से पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निद्रा। निद्रा यहाँ पर तत्सम शब्द होगा, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए, कान का अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कर्ण। कान का तत्सम पूछा जाए तो कर्ण होगा। बंदर का अगर आपसे तत्सम पूछा जाता है तो वानर होगा। ठीक है, अगर मोर का अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम क्या होगा तो मयूर। ठीक है, क्लियर कर लीजिए आप साथ ही साथ। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अद्रि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दुख, बी गीला, सी व्यर्थ, या ऑप्शन डी पर्वत। तो राइट आंसर इनमें से क्या होगा? अद्रि शब्द का जो अर्थ होता है, आपको जो याद रखना है वह है ऑप्शन डी पर्वत। ठीक है, क्लियर है आपको? अद्रि शब्द का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो याद रखिएगा पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि जमींदार के पास 2 सिपाही थे, या ऑप्शन बी उसे धोखा देकर लूट लिया, सी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, या ऑप्शन डी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला जो वाक्य होगा ऑप्शन बी सरल प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उसे धोखा देकर लूट लिया गया। तो यहाँ पर होना चाहिए था धोखा देकर लूट लिया गया। ठीक है, क्लियर है आपको? सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अध्याय, बी आजीविका, सी उज्ज्वल, या ऑप्शन डी अव्यस्त। तो इनमें से आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत लिखा गया है। उज्ज्वल इस तरह से नहीं लिखा जाता। बाकी अध्याय, आजीविका और अव्यस्त, ये तीनों ही शब्दों की वर्तनी शुद्ध है और उज्ज्वल शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है वाक्य में विशेष है। ऑप्शन ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है वाक्य में विशेष से आपको बताना है। ठीक है, तो जहां पर
राइट आंसर क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, विशेष्य क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो देखिए, जिस शब्द की विशेषता यानी किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? पानी की, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर विशेष्य भी क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंत या ऑप्शन डी मूर्धा। तो राइट आंसर क्या होगा? न वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, न वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी क वर्ग के वर्ण हैं वह कंठ से उच्चारित होते हैं, च वर्ग के वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं, और त वर्ग के जो वर्ण हैं वह दंत से उच्चारित होते हैं, और ट वर्ग यानी मूर्धा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, तत्सम शब्दों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है वह कहलाते हैं? ऑप्शन ए अग्रस्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर या ऑप्शन डी प्लुत स्वर। तो ये परिभाषा किसकी है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा, ठीक है, समान अवस्था में रहे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मध्य स्वर। वह स्वर कहलाते हैं मध्य स्वर। क्लियर कर लीजिए, परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि जीवा समान अवस्था में रहे तो वह कौन से स्वर होते हैं? तो ऑप्शन बी मध्य स्वर। अगला प्रश्न है, वह दिन भर काम करता रहा किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए तुलना बोधक, बी स्थान बोधक, सी कालवाचक या ऑप्शन डी रीतिवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा? दिन भर कैसा शब्द है? तो दिन भर तुलना बोधक है या स्थान बोधक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, दिन भर शब्द है कालवाचक, ये वह दिन भर काम करता रहा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? ऑप्शन ए थोड़ा, बी ऐसे, सी कदाचित या डी अचानक। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए सरल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी ऐसे, कदाचित और अचानक ये तीनों ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। याद रखिएगा, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य हैं। तो देखिए, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण होगा और कौन सा विशेष्य। तो देखिए, विशेषण क्या होता है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, किस शब्द की विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पर देखिए, साड़ी की विशेषता बताई गई है कि साड़ी कैसी है। तो यहाँ पर साड़ी कैसी है? साड़ी पीली है। तो यहाँ पर पीली शब्द तो हो जाएगा विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पीली कॉमा साड़ी। पीली होगा विशेषण और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी बहुब्रीहि। ऐसे ही प्रश्न जो है टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किस समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है? तो वह समास होता है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। इसकी एक परिभाषा और आपको याद रखनी है कि इसकी एक खासियत है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो राइट आंसर आपको टिक करना है द्वंद्व समास। ठीक है, और योजक चिन्ह भी इसी समास में लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए क, बी इक, सी आक या ऑप्शन डी अक। लेखक शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधर का अनेकार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए बादल और विमान,
या होठ और चंचल, सी संपत्ति और लाभ, या ऑप्शन डी श्वेत और घोड़ा। तो देखिए अधर का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, तो देखिए एक अधर का अर्थ होता है होठ और एक का होता है चंचल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधर के अनेकार्थक शब्द में होठ और चंचल आएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कोष्टक चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी प्रश्न सूचक चिन्ह, या डी त्रुटि चिन्ह। तो देखिए वाक्य में लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो वहां पर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ठीक है, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक और प्रश्न सूचक चिन्ह जो होते हैं इनका शब्द अगर वाक्य हम लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द छूटता है तो वहां पर त्रुटि चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा वाक्य होगा ऑप्शन ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक, या डी विधानवाचक। तो देखिए यहाँ पर वाक्य कौन सा होगा कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर आज्ञा है नहीं है, संदेह है नहीं है, तो यहाँ पर है संकेतवाचक कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शांत रस, बी वीर रस, रौद्र रस, या वात्सल्य रस। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, और स्थायी भाव से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल्य रस राइट आंसर होगा। अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा तक रोज आपको हिंदी और सीडीपी की क्लासेस कराई जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी टेट की तैयारी कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, परीक्षा तक ही कर लें, कोई ऐसा नहीं है चाहे उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर आप अपने एग्जाम तक के लिए, पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।